हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 27 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट इकोनॉमी ने जो रिसेशन में चल रही थी हमारी इकोनॉमी, जो प्रेडिक्शन चल रही थी या फिर एस्टिमेशन चल रहा था कि इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्वार्टर फर्स्ट एंड क्वार्टर सेकंड में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी, तो टेक्निकल रिसेशन बताया जा रहा था उसको। तो अभी क्वार्टर थ्री के डेटा रिलीज़ हुए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। तो बताया जा रहा है कि 0.4% से इंडियन इकोनॉमी जो है वो थर्ड क्वार्टर में ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ठीक है। बट दूसरी तरफ पेंडेमिक का जो रिस्क है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, दैट इज़ परसिस्टेंट, दैट इज़ कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक तो ये राइट आर्टिकल देखेंगे। दूसरा, इधर आप देख रहे हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोल शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, पुदुचेरी के लिए, असम, केरला और तमिलनाडु में जो इलेक्शंस होने वाले हैं फेज्ड मैनर में होंगे। तो आपके लिए टास्क है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लक्ष्मीकांत में आपको पढ़ना है कि आर्टिकल 324 के अंदर में किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होता है। देखो, बेसिकली हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, तो इसमें अभी फ़िलहाल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा जो सेंटर में है, और बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा ये वाले, और एक है राजीव कुमार इधर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो केवल जो भी मीटिंग होती है उसको चेयर करते हैं। बाकी इनका जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजॉरिटी बेसिस पे होता है। जैसे कि कोई भी मुद्दा आ गया और उस पर वोट कराया तो जिस तरफ भी 2-1 से बात चली गई वो 2 वालों की बात मान ली जाएगी। बाकी पावर्स में ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं। फ़र्क इतना सही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात सुनी जाती है जब राष्ट्रपति जो हैं वो इन दोनों का, दैट मीन्स जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट में इनकी राय ले ली जाती है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, या फिर इनके रिमूवल से रिलेटेड इनसे बातचीत कर ली जाती है। तो एक बार आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत से। इसके अलावा हमारे सामने फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ और है, वो है सामने ये रही कि इंडिया और चाइना दोनों के बीच में जो ईस्टर्न लद्दाख में और भी कई रीजन्स जहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था, या कह सकते हो कि एक एस्केलेशन देखने को मिला था, तो उसको सॉर्ट आउट करने में अभी एक नई हॉटलाइन, एक तरीके से हॉटलाइन का मतलब हो गया एक कम्युनिकेशन के लिए ऑलवेज ओपन, एक ऐसा पाथ जिस पर अगर चाइना और इंडिया कभी भी बात करना चाहेंगे तो वो एक ओपन पाथ हमेशा रहेगा। एक डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत होने के लिए एक स्कोप बना रहेगा। आपने अगर 11th की बुक पढ़ी हो तो इसमें पीस वाला एक चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है, उसमें क्या बताया जाता है कि पीस के लिए अगर आप चाहते हो तो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो भी नेशंस हैं उनके बीच में, या जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में डायलॉग है ना वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। क्योंकि डायलॉग से फिर क्या आप बातचीत करके चीज़ों को थोड़ा सा शांत कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। और अगर डायलॉग ही इस्टेब्लिश नहीं है तो उस केस में फिर स्पेकुलेशंस चलते हैं, कयास लगाए जाते हैं, और फिर वो कयासों के चक्कर में कई बार लड़ाई होने के मुद्दे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉटलाइन है ना ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का पाथ स्टैब्लिश कर रही है, और यही चीज़ होनी चाहिए दो कंट्रीज़ के बीच में पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल में वैसे देखो ज़्यादातर चीज़ें तो यही बताई गई है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी और चाइनीज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वेंग यी, इनके बीच में जो बातचीत हुई है इसमें दोनों ने अपनी तरफ से अफर्मेशन दिखाया कि वाकई में पीस को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी इन्हीं के स्टेटमेंट को डिकोड किया जा रहा है, तो ज़्यादा कुछ हमें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ मिलने वाली है नहीं। बाकी फ़िलहाल इसमें ये है कि मॉस्को में मीटिंग हुई थी, ठीक है, 2020 में सितंबर में। ठीक है, तो इस टाइम पे तो ऑलरेडी स्टैंड ऑफ कंटिन्यू हो गया था, क्योंकि अप्रैल के बाद में ही 2020 में चाइना ने एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया था। तो इस मुद्दे पर बातचीत तो हो ही थी, और उसी बात को कंटिन्यू करने के लिए हॉटलाइन स्टैब्लिश एक तरीके से है, जिससे कि मिलिट्री लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेजमेंट होती है। तो उसका आउटकम क्या निकला? डिसएंगेजमेंट। ठीक है, चाइनीज़ ट्रूप्स भी विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर चुके हैं पेंगोंग शो के नॉर्दर्न बैंक से, और इंडियन ट्रूप्स भी विड्रॉ कर चुके हैं। सिमिलरली दूसरे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उन पर भी बातचीत चल रही है, 10th राउंड ऑफ टॉक्स चल रहा है मिलिट्री लेवल पे। ओके, तो ये स्टेटस था पूरा। बाकी और कुछ आर्टिकल में है नहीं जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत हो। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है वो छोटी सी है, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं इसको, कि अलीपुर ज़ू कहाँ पर है? ये कलकत्ता में। ठीक है, वहाँ से 3
टूकेन्स हैं वो मिसिंग है। टूकेन्स क्या होता है बेसिकली, वो मैं दिखाता हूँ आपको इसकी इमेज में। ये देखो, ये इस तरीके का एक कलरफुल बर्ड होता है, ठीक है। ये क्या वहाँ से अलीपुर जू से मिसिंग हो गया, तो वहाँ पर ऑफिशियल 3 ऑफिसर्स को शेक कर दिया, मतलब एकदम रिमूव कर दिया गया है। तो पॉइंट इतना सही है, एक तो टूकेन होते क्या है ये आपके सामने स्क्रीन पे है, दूसरा ये IUCN की रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है। तो बेसिकली इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला हुआ है। तो यही मेन चीज़ें थी, बस इस न्यूज़ से यही हम पिक कर सकते थे। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे आप देख रहे हो ये वाली न्यूज़, जिसमें USA ने एयर स्ट्राइक किया है सीरिया में, और वह भी कहाँ पे, जहाँ पर ईरान बैक्ड मिलिशिया के जो स्टैब्लिशमेंट थे, जो भी अड्डे थे उन पे। अब ईरान और USA की राइवलरी को देखो, इस टाइम पे जो बाइडन है वो भी बंद करने के लिए रेडी नहीं है। दूसरा एक ये भी है कि USA इस पर्टिकुलर रीजन में, गल्फ़ रीजन में या गल्फ़ एरिया में पर्शियन गल्फ़ के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़्यादा एस्केलेशन चाहते नहीं हैं। बट वही बात है कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर सीरिया में जो ये शिया कम्युनिटी के जो मिलिटेंट्स हैं, उसमें पर्टिकुलरली नाम आता है हेज़बोल्ला का। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हेज़बोल्ला ये आतंकवादी संगठन कहाँ से एसोसिएटेड है, तो इसकी जड़ें तो हैं लेबनान में, ठीक है, और इसको बैकिंग दी जाती है शिया कम्युनिटी, और शिया कम्युनिटी की डोमिनेंस है ईरान में। तो ये ईरान बैक्ड ये एक मिलिटेंसी ग्रुप है, ठीक है, जो कि लेबनान से ऑपरेट होता है। और दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इराक में है। तो इरबिल जो सिटी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है कि इरबिल कहाँ पर है, तो वो है इराक में। तो ये 2 चीज़ें थी इस आर्टिकल में, इसके अलावा और बाकी कुछ काम का है नहीं। एक बार आप खुद पढ़ सकते हो, आपको कुछ लगे देखने लायक तो। इसके अलावा आप देखोगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसमें भी एक ही चीज़ काम की है कि एक गनमैन ने 317 स्कूल गर्ल्स को एबडक्ट कर लिया, मतलब एक तरीके से किडनैप कर लिया, राइट। तो वो गनमैन कौन से मिलिटेंसी ग्रुप से बिलोंग करता था, तो उस मिलिटेंसी ग्रुप का नाम है बोको हराम, ठीक है, बोको हराम। तो ये नाइजीरिया बेस्ड मिलिटेंसी या टेररिस्ट ग्रुप है, ओके, यही चीज़ है। और नाइजीरिया से आती रहती है बहुत सारी न्यूज़ ऐसी, ओके। आगे चलते हैं। हाँ, एक छोटी सी न्यूज़ और है कि इंडियन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है लिजिया नोरोना, ठीक है, इनको यूनाइटेड नेशन की एक, आप कह सकते हो, न्यूयॉर्क ऑफिस में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क ऑफिस में इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट सर्विसेज जो होती है ना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये लीजिया या फिर लीगिया, जो पढ़ेंगे आप पढ़ लेना इनको, जो भी आप ठीक लगे। तो इनका जो नोरनोहा का अपॉइंटमेंट अभी, या लीजिया नोरनोहा अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, इनके बारे में लिखो, शॉर्ट नोट लिखना हो, मान लो 20 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में। तो उसके लिए आपको बता देना है कि यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटरेस ने अपनी तरफ से अपॉइंटमेंट दिया है इंडिया की एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है लीगिया नोरोन्हा। कैसे? एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के तौर पे। और कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। इनके पहले इस पर्टिकुलर जगह पे एक इंडियन इकोनॉमिस्ट ही थे जिनका नाम था सत्या त्रिपाठी, ठीक है, उन्हीं की जगह ये ले रहे हैं। साथ में ये जो नोरनोहा है, इनको 30 साल का ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। ये 2014 से डायरेक्टर की तरह काम कर रहे थे यूएनईपी के इकोनॉमिक डिवीज़न में। और यूएनईपी का जो इकोनॉमिक डिवीज़न का जो आप कहोगे बेस कहाँ था, वो नैरोबी, कीनिया की जो कैपिटल है वहाँ पर था, ठीक है। बाकी और कुछ काम का इस आर्टिकल में है नहीं। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है, दैट इज़ अबाउट श्रीलंका एंड पाकिस्तान टेंगो। अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है श्रीलंका से, उसके बारे में जानेंगे, क्या इनके रिलेशनशिप रह चुकी हैं। साथ में ये न्यूज़ भी ये दोनों न्यूज़ हम देख चुके हैं, श्रीलंका पाकिस्तान वाला भी देख चुके हैं एडिटोरियल में। और साथ में एक टेंस ईयर रहा, कितनी चिंता का कारण रहा चाइना और इंडिया के बीच में। फिर भी चाइना के साथ में ट्रेड हमारा जो रहा वो सबसे ज़्यादा रहा जनवरी से दिसंबर 2020 के बीच में, ठीक है। तो इस आर्टिकल को भी एक बार देख लेंगे। ऐसे ही कैरकेल एक वाइल्ड कैट होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई ज़माने में रॉयल्स की फेवरेट हुआ करती थी ये कैरकेल, ठीक है, आज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
देखेंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और अभी क्या थ्रेट है जिसकी वजह से ये इंडिया में तो नियर एक्सटिंक्शन है, मतलब एकदम लुप्त होने के कगार पर है, और बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड देखो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इस बिल्ली के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा बहुत ये मैटर जो कंसर्न है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जिससे कि इनकी जो डिक्लाइन हो रही पॉपुलेशन को बचाया जा सके। ठीक है, ये भी देखेंगे। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम अगर बात देखें तो फिर से वही कि बॉन्ड की यील्ड राइज हो रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा और उसका असर सेंसेक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैटर क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका असर ये हो रहा है कि अब इक्विटी से लोग डेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही में यूएसए में बॉन्ड यील्ड अच्छी खासी हो रही है, तो इस वजह से जो बाहर से पैसा आता है हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर निकल के फिर से यूएस जैसे स्टेबल इकोनॉमीज़ में जा रही है। तो इसकी वजह से सेंसेक्स एकदम डिप करने पे लगा हुआ है। तो आर्टिकल में कुछ काम का है नहीं, डिस्कस हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा इधर आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेटिंग दी जाती है। ठीक है, बेसिकली अभी कितने टारगेट दिया हुआ है, 4 ± 2% का टारगेट दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन मिनिमम 2% जा सकती है और मैक्सिमम 6%। इस थ्रेशोल्ड के अंदर अंदर ही इन्फ्लेशन को टैकल करके रखना है आरबीआई को, और उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। ठीक है, और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट कितनी रखनी है, रिवर्स रेपो रेट क्या रखनी है, या फिर आरबीआई किस तरीके से मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंडक्ट करा सकती है, जिससे कि मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना है या बढ़ाना है। वो सारी चीज़ें आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, नहीं पढ़े हैं तो ये जो भी नाम मैंने लिए हैं आप उनके बारे में एक बार ज़रूर देखोगे। बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी इतना काम का है नहीं जो हमें देखने की ज़रूरत हो। मेन जो ये है कि 4 ± 2% का जो करंट इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई को दिया हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये थ्रेशोल्ड का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितनी जा सकती है, 2% से लेकर के 6% तक के बीच में। आरबीआई को इसी के लिए काम करना होता है। तो इसके अलावा आगे अगर देखें, एक सेकेंड, इसी इकोनॉमी पेज पे आपके लिए जीएसपी स्टेटस के बारे में भी न्यूज़ है कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिलेशन के नॉमिनीज जो हैं वो इस चीज़ पर बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि जीएसपी स्टेटस इंडिया को रिस्टोर करना है कि नहीं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप रिजीम के टाइम पे इंडिया को जो जनरलाइज्ड जो प्रेफरेंशियल बिहेवियर एक कह सकते हैं ट्रीटमेंट मिलता था, मतलब ये हो गया इसका कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी जो मिलता था डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपने यहाँ पर प्रोड्यूस्ड मटेरियल को या जो भी गुड्स हैं उनको सेल कर सकते हैं यूएसए में। ये एक तरीके से यूएन ने बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री एक तरीके से फैसिलिटी दे रखी थी। बट डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, ठीक है, हुआ करते मतलब बिजनेसमैन के बिहेवियर से उन्होंने कंट्री को चलाया। तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया अगर हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ओपन नहीं करता है तो हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे इंडिया के प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ पर, और वो भी जीएसपी के बेसिस पे तो कम से कम। तो ऐसे में जीएसपी स्टेटस तो जो था वो इंडिया का ख़त्म कर दिया गया था, और इसमें आप देखोगे फिर रीस्टोर होने का थोड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है। अभी बातचीत चल रही है यूएस के सेनेट में। ओके, तो जीएसपी स्टेटस, ठीक है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक फैसिलिटी दी जाती है और ये यूएसए प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, बाकी आप G20 कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा ग्रुपिंग के बारे में देख लेना। ओके, और दूसरा आप देखोगे विवाद से विश्वास, ये स्कीम किससे रिलेटेड है। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई ये स्कीम है जिसमें अगर टैक्स डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो तो उसको विवाद, डिस्प्यूट का मतलब विवाद, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कि हाँ जाओ बैठ जाओ, ऑन द टेबल आओ, बातचीत करो, आप कितना टैक्स दे सकते हो, जितना ड्यू है उसका फिर उनको कंपनसेशन देना, थोड़ी छूट देना, थोड़ा रिलैक्सेशन देना, और जिससे कि वो टाइम पे पैसा दे सके टैक्स का। ये चीज़ है इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है कि इकोनॉमी एग्जिट कर गई है रिसेशन से और जीडीपी ग्रो कर गई Q3 में, जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, 0.4% से, बट वो ये पेंडेमिक का रिस्क अभी भी बना हुआ है। देखो, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जीडीपी को ग्रो कराने के लिए, इकोनॉमी को वी शेप रिकवरी देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने की बात भी की है, इवन प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ाने की कोशिश की है, और कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनके जो गवर्नमेंट के खुद के शेयर्स हैं उनको डाउन करेगी, मोनेटाइज करेगी, बेचेगी, जिससे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा बूस्ट मिले और इससे कि एक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ एंश्योर की जा सके। तो बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का जो
क्वार्टर है उसमें 0.4% से इकोनॉमी ग्रो कर गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक टेक्निकल रिसेशन का डर था, टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है कि अगर 2 क्वार्टर में लगातार कोई भी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो आपको पता है कि फर्स्ट क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी कितने 23.9% से, और सेकंड क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी 7.5% से। तो वो जो बैक टू बैक 2 क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए इसको टेक्निकल रिसेशन बोल दिया गया था। बट थर्ड क्वार्टर में 0.4% से ग्रोथ रजिस्टर की गई है, तो इससे क्या हो गया, हम टेक्निकल रिसेशन से बाहर आ गए हैं। बट थोड़ा सा एक तो क्या है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन का इशू है वो थोड़ा सा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सप्लाई साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। अब सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होगी तो देखो आपने हमें पता है कि इन्फ्लेशन आगे बढ़ती ही चली जाती है। रही सही में जो डेटा अवेलेबल है अभी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आईआईपी का, तो उसके बेसिस पे करंट फाइनेंशियल ईयर के जो एक्स्ट्रापोलेशन किया गया है, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है एक तरीके से कि आपके पास में जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस में फ्यूचर के लिए आप अजम्पशन लगाओ। तो थोड़ा सा ये है कि आने वाले टाइम पे अभी भी थोड़ा सा पेंडेमिक का असर रहेगा, तो वो वाली देखने वाली बात है। बाकी पॉइंट इतना सही है अभी फिलहाल तो, क्योंकि ये क्वार्टर्स के डेटा है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है वैसे, मैं आपको बताऊं, ठीक है। इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वहाँ पर अब सीधा चलते हैं। एक तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये क्या होता है। जब एक इंडिविजुअल या आपकी फैमिली में कोई भी कमाता है या आप कमा रहे हो, तो जब सारे टैक्सेस पे कर देते हो, फिर फाइनल जो पैसा आपके पास बचता है जो कि आप खर्च कर सकते हो खुद की बेसिक नीड्स को या खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे ही ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कि इस तरीके से खर्चा किया हुआ गवर्नमेंट के द्वारा या मतलब पूरे कंट्री में, जिससे कि कुछ ना कुछ कैपिटल फॉर्मेशन हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे आने वाले टाइम पे आप पैसा बनाओगे, ठीक है, उसका टोटल ओवरऑल आप कैलकुलेट कर लो तो उसको बोलते हैं ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन दोनों की अगर देखें तो दोनों में कहीं ना कहीं फिस्कल स्टिमुलस का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो स्टैंड उठाया उसका असर दिखाई देगा। थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए काम की चीज़ है ये वाले पोर्शन, कि देखो कि ग्रोथ रेट जो कि अगर ग्रोस वैल्यू एडेड के टर्म्स में देखी जाए, जीवीए के टर्म में देखी जाए, तो जीवीए कैलकुलेट कैसे होता है वो यहाँ पर देखने वाली बात है। दैट इज कि जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें से अगर नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को निकाल दिया जाए। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस का मतलब कि प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है माइनस में जो सब्सिडी दी जाती है, उन दोनों का जो डिफरेंस हो उसको जीडीपी में से माइनस कर दोगे तो आपके लिए जीवीए आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टिंग दिखाई दे रहा है अभी भी, तो ये थोड़ा सा वही चीज़ अभी देखो टाइम लगेगा। और रही सही में सर्विस सेक्टर अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ही चल रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो कंटिन्यू है तब तक जो हाईली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जो सर्विस सेक्टर्स हैं वो अभी भी प्रॉब्लम का सामना करते रहेंगे, जैसे कि होटल हो गया, टूरिज्म हो गया, इनमें अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्राइसिस कंटिन्यू है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से, श्रीलंका पाकिस्तान टैंगो। देखो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजिट श्रीलंका में हुई अभी फरवरी 23-24 के बीच में। तो कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी हुई, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का एक एड्रेस होने वाला था श्रीलंका के पार्लियामेंट में, उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसमें वजह क्या थी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे, और उसकी वजह से इंडिया की जो इंटरनल मुद्दे हैं उन पर श्रीलंका कभी भी अभी फ़िलहाल कुछ भी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क राइज नहीं होने देना चाहता अपनी खुद की ज़मीन से। तो देखो ये पाकिस्तान और श्रीलंका की अगर देखें तो दोनों की रिलेशनशिप में, तो श्रीलंका का ट्रेड पार्टनरशिप में देखें साउथ एशिया में, तो इंडिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? पाकिस्तान। साथ में जो प्राइम मिनिस्टर खान है उनकी जो विजिट है वो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है उसको एक रिवाइवल देगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। जब लिट्टे की प्रॉब्लम चल रही थी ना श्रीलंका में, तमिल माइनॉरिटीज़ के जो एक ग्रुप था उसको रोकने के लिए श्रीलंका की कम्युनिटी या श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो लगातार मेजोरिटेरियन अथॉरिटी को अपनी को इस्टेब्लिश करना चाह रहा था। तो माइनॉरिटी लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से मार्जिनलाइज फील कर रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे श्रीलंका में एक सिविल वॉर सा चल पड़ा था, जिसका रिजल्ट ये रहा था कि 2009 आते आते जो लिट्टे ग्रुप है उसको पूरा वैनिश कर दिया गया था। प्रभाकरन करके इसका एक लीडर हुआ करता था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी फिर। तो बेसिकली क्या था कि 1990 के टाइम पे
इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा गया था, कहाँ पे, श्रीलंका में। उस टाइम पे राजीव गांधी, आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने 1988-89 के टाइम पे वो पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे भेजी थी, और वो पीस कीपिंग फोर्सेस ने वहाँ पर श्रीलंका में जाकर के लड़ाई लड़ी थी, और वो भी किसके खिलाफ, लिट्टेस के खिलाफ में, मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट को फेवर किया गया था। पर उसके बाद में राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया जाता है, ये आपको पता है, वो केस अभी भी चल रहा है। और उसके बाद में फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को 1990 में हम विड्रॉ कर लेते हैं। अब उस टाइम पर श्रीलंका जो है वो रिलाय करता है पाकिस्तान पर कि उनको जो डिफेंस में आर्म्स की, अम्यूनिशन की, इनकी जो ज़रूरत थी ना, हथियारों की, गोला बारूद की, वो सारी ज़रूरतें पाकिस्तान ने ही पूरी की थी इस लिट्टे वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। इवन 2008 में आप देखोगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस सेक्रेटरी उस टाइम पे थे, उनका विजिट भी होता है, और जो गोटाबाया राजपक्षे जो अभी करंटली प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उस टाइम पे डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनकी विजिट पाकिस्तान में हुई थी। तो इनके बीच में अच्छा खासा रिलेशनशिप हमेशा से रहा है। रही सही में श्रीलंकन मिलिट्री ऑफिसर्स जिस तरीके से इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में ट्रेनिंग लेते हैं ना, उसी तरीके से पाकिस्तान में जाकर के भी ये ट्रेनिंग लेते हैं। इवन अभी रिसेंटली अमन 21 करके एक मरीन एक्सरसाइज हुई है, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज, जो कि पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाई थी, उसमें श्रीलंकन नेवी भी पार्टिसिपेट कर रही थी। देखो 1971 का जो वॉर हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था पाकिस्तान से, उसमें पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हुआ करते थे ना, वो रिफ्यूलिंग किया करते थे, मतलब फ्यूल लिया करते थे श्रीलंकन लैंड से। तो आप देख सकते हो इनकी जो दोस्ती है वो कितनी पुरानी है। इसके साथ में 2006 के टाइम पे जो लिट्टे वाला मुद्दा था, इसमें भी लगातार पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया था, और 50 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन जो है वो भी प्रोवाइडेड था। और अभी ये चीज़ एक्सटेंड, मतलब उस टाइम पर भी क्रेडिट लाइन दी हुई थी, और अभी भी इमरान खान ने प्रपोजल दिया है कि 50 मिलियन डॉलर का डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना, या डिफेंस से रिलेटेड या सिक्योरिटी सेक्टर से रिलेटेड 50 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की गई है। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है लोन, तो देखो एक बार में पूरा आप दे देते हो और फिर उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। क्रेडिट लाइन में क्या होता है कि 50 मिलियन डॉलर की जो क्रेडिट लाइन दे दी, तो श्रीलंका जितना पैसा यूज़ करेगा ना इस 50 मिलियन डॉलर में से, उसी पर इंटरेस्ट लगेगा, बाकी पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका कितना पैसा ले सकता है इस पर्टिकुलर प्रोविजन से, 50 मिलियन डॉलर। तो जितने रुपए उठाओगे उतना रुपया आपको देना पड़ेगा, उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो ये प्रोविज़न भी फैसिलिटी भी दी गई है। साथ में पाकिस्तान के साथ में मिलकर के एशियन कल्चर्स और सिविलाइजेशन के ऊपर स्टडी सेंटर भी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। पेरादेनिया यूनिवर्सिटी के नाम से, पेरादेनिया यूनिवर्सिटी में कैंडी, जो कि श्रीलंका में एक सिटी है, वहाँ पर। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ की आप रिलेशनशिप आप देखो। रही सही में आप देखो कि नेबरहुड फ्रेंड्स की अगर बात करें, ठीक है, तो श्रीलंका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप की गहराई हमने प्रीवियसली जानी। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। बट यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि श्रीलंका की जो रिलेशंस हैं उनके चलते अभी भी पाकिस्तान को आइसोलेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और अभी भी देखो, रही सही में आप देखोगे कि इमरान खान का जो प्लेन है ना, वो कहाँ से गया है, इंडिया की टेरिटरी के ऊपर से उड़ के गया है। उसकी वजह क्या है, जो LOC में आप देखोगे, LOC के अक्रॉस जो सीज फायर वायलेशन हो रही थी, उनको रोकने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शांति का माहौल बना हुआ है, और वो चीज़ दिखाई भी दे रही है। और दूसरी, इंडिया ने अपनी तरफ से कोई कंसर्न्स भी इतनी ज़्यादा रेज नहीं किए हैं इस मीटिंग को लेकर के। पर हाँ, एक मुद्दा है जिसको लेकर इंडिया थोड़ा सा अलर्ट है, वो ये कि श्रीलंका, चाइना और पाकिस्तान तीनों की एंगेजमेंट पर्टिकुलरली इंडियन ओशियन वाले रीजन में, तो इनके बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं थ्रेटन सम हो सकता है, कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन सकता है। रही सही में आप देखोगे कि श्रीलंका के ऊपर इंडिया ने प्रेशर भी बनाया था। अभी प्रीवियसली 2016 की बात है कि एक प्लान था श्रीलंका का, वो ये कि चाइनीज JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को परचेज करना, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस हो रहा था। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट है जिसका नाम है कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर चाइना की एक कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये दोनों मिलकर के ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रही थी, इसको श्रीलंका परचेज करने वाला था।
तो इंडिया ने इस चीज़ पर प्रेशर बनाया कि आप ये डिफेंस एंगेजमेंट कैसे कर रहे हो, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम कि इंडियन ओशियन में चाइनीज़ जो मूवमेंट है, चाइनीज़ एंगेजमेंट है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो वो चिंता का कारण है इंडिया के लिए, बाकी और चीज़ें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2019 में ईस्टर के टाइम पे जो एक अटैक हुआ था, सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों की डेथ हुई थी और साथ में बहुत से लोगों ने अपनी क्लेम की थी कि हम आईएस के मेंबर्स हैं, आईएस को ज्वाइन कर रखा है। उस टाइम पर भी आप देखोगे तो उस टाइम पर भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि लगभग 11% पॉपुलेशन का आप कह सकते हो शेयर रखती है श्रीलंका में, उसका सिनाला बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ठीक है, बुद्धिज़्म ज़्यादा चलता है वहाँ पे, तो उनके बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा थी। रही सही में आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो रेजोल्यूशन था 30/1, जिसमें श्रीलंका एंटर हो गया था सितंबर 2015 में और ख़ुद को कमिट किया था इस चीज़ के लिए कि जिन लोगों ने भी जो सिविल वॉर था श्रीलंका का 2009 तक जो चला था लिट्टेस के अगेंस्ट में, उस वॉर में जिन लोगों ने भी सिविलियंस को मारा था, चाहे वो मिलिट्री पर्सनल्स हो या कोई और हो, तो उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होगा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएगी। बट अभी जो करंट रिजीम है गोटाबाया राजपक्से और महिंदा राजपक्से का, उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया इससे। तो श्रीलंका के अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन फिर से आने का पूरा मुद्दा है। तो उसी को लेकर के कल हमने एक आर्टिकल भी देखा था कि इंडिया का क्या स्टैंड रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से श्रीलंका और पाकिस्तान के रिलेशंस का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है वो हमने देखा। दूसरी तरफ क्लोजेस्ट नेबर की अगर बात करें या दोनों के बीच में अगर एंगेजमेंट की बात करें, तो ट्रेड के हिसाब से ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है कि श्रीलंका का जो ट्रेड रिलेशन है वो इंडिया के बाद में दूसरे नंबर पे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा है। अब आप रही सही में आप देखोगे कि ये जो पार्लियामेंट में जो एड्रेस होना था इमरान खान का, उसको कैंसिल क्यों किया, इसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि श्रीलंका में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करना था कोलंबो पोर्ट पे, ठीक है। जैसे आप श्रीलंका आप देखोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कोलंबो यहाँ पर है, तो इसके ईस्ट में, तो वहाँ पर एक कंटेनर पोर्ट डेवलप करने की बात चल रही थी, तो उसको श्रीलंका ने यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया, जो कि एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था जिसमें जापान, इंडिया और श्रीलंका तीनों पार्टीज इन्वॉल्व थी। बट उस एग्रीमेंट को कैंसिल करके चाइनीज़ कंपनी को अपनी तरफ से प्रपोजल दिया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें, और दूसरा जो ये एग्रीमेंट था उसको तो कैंसिल कर दिया और ये कहा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ही उसको डेवलप करवाएगी। दूसरा, एक चाइनीज़ कंपनी को हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें कि जाफना वाला रीजन आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका वाले रीजन में है, जहाँ पर तमिल माइनॉरिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ पर इंडिया के लिए ज़्यादा कंसर्न्स है, वहाँ पर चाइनीज़ कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया। तो इन दोनों प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं श्रीलंका को ये तो पता था ही कि इंडिया जो है वो थोड़ा सा कट ऑफ है या फिर कहीं ना कहीं नाराज़ है, तो और ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो स्पीच था पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका में उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा हमने समझा। देखो पड़ोसी हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए हमें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, टेंशन बहुत रही चाइना इंडिया के बीच में, फिर भी ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ट्रेड कितना ज़्यादा रहा वो एक तो ये देखते हैं कि जनवरी से दिसंबर 2020 के बीच में चाइना इंडिया के बीच में ट्रेड रहा 77.67 बिलियन डॉलर्स का, जो कि 2019 के कंपैरिजन में कम था। 2019 में 85.47 बिलियन था। बट फिर भी यूएसए से भी ज़्यादा ट्रेड हमने चाइना के साथ किया है। यूएसए के साथ कितना ट्रेड किया हमने 2020 में जनवरी से दिसंबर के बीच में 75.95 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो। तो ये ट्रेड जो हुआ है इसकी वजह, इसमें मेन क्या फोकस था वो देखो यूएसए के साथ जो ट्रेड में डिक्लाइन हुआ है ना, पहले यूएसए टॉप पे था चाइना से, बट वही 2018 के टाइम पे। बट वही चीज़ है कि अभी जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया तो यूएसए के साथ में जो ट्रेड हमारा डाउन चला गया, बट चाइना के साथ में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। रही सही में चाइना की 12 से भी ज़्यादा या डॉजन्स, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस को बैन भी किया हमने, क्योंकि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा था ईस्टर्न लद्दाख में, स्टैंड ऑफ चल रहा था कंटिन्यू, उसकी वजह से। और साथ में चाइना पर जो रिलायंस है उसको ख़त्म करके हम सेल्फ रिलायंट होने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान भी हमारा कंटिन्यू चल रहा था, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने, और जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है वो भी चलाई, जिससे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट पे हम ज़्यादा रिलाय ना करें।
तो बेसिकली अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉम्पोजिशन हम देखें ना, तो चाइना से हमने इंपोर्ट तो क्या किया है ज़्यादा 2020 में, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट्स, और इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज और ये। और मेनली हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो था आयरन एंड स्टील। जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है ना आयरन एंड स्टील का, या टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें छलांग देखी गई है 319.14% की। कहने का मतलब इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट राइज हुआ है। और उसकी वजह क्या है कि चाइना जो है वो खुद की डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है, इसलिए जो स्टील और आयरन की डिमांड है वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो यही मेन मुद्दा था जो देखा हमने। जो ट्रेड है वो देख लिया। यूएसए के साथ में ट्रेड है वो और दिखा देता हूं मैं आपको। यूएसए के साथ में हमारा ट्रेड कितना रहा 2020 में, 75.95 बिलियन डॉलर्स का, जो कि चाइना के कंपैरिजन में लगभग $2 बिलियन कम रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द कैरकेल, एक फेवरेट रॉयल्स के लिए एक फेवरेट एनिमल हुआ करता है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आप ये इमेज देख सकते हो कि किस तरीके से पेट की तरह रखा हुआ है। तो इसमें आप देखोगे कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पिछले महीने कैरकेल को, जो कि एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है जो कि राजस्थान गुजरात वाले रीजन में मिला करती है अभी करंटली बहुत ही कम नंबर्स में, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी में कंसिडर करने की बात कर ली है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, और ये एनिमल जो है बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर है। और आप देखोगे लगभग 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को इंडिया ने इंक्लूड कर रखा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में, कि हम कैसे भी करके इनको प्रोटेक्ट करें, इनकी रिकवरी पे ध्यान दें। तो रिकवरी प्रोग्राम में टोटल 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ है जिन पर इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये जो वाइल्ड कैट है ये बेसिकली देखो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, इन रीजन्स में मिलती है। ठीक है ना, और इसका नाम जो है वो इस वजह से पड़ा हुआ है, जो इसके कान हैं, कान देखो आप बिल्कुल खड़े हुए हैं, उसके ऊपर ये बाल है ना ब्लैक कलर के, इसकी वजह से ये करकेल इसका नाम पड़ा है। और जो करकेल वर्ड है वो एक टर्किश वर्ड है करकुलेक, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्लैक ईयर्स, उसके लिए इसका नाम पड़ा हुआ है। माइथोलॉजी में भी बहुत बार इनके माइथोलॉजी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला हुआ है। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो फॉसिल्स मिले हैं उनमें भी करकेल के फॉसिल मिले हैं। इसके अलावा आप देखोगे फिरोज शाह तुगलक भी अपने यहाँ पर सियास गोश्तधर खाना रखता था, मतलब एक तरीके से एक पूरा सेगमेंट, पूरा एक एरिया रखता था जहाँ पर इस सियास गोश्तधर, इसको सियास भी बोला जाता था। ठीक है, तो इनको रखने की व्यवस्था भी रखता था। इसके अलावा डिक्लाइनिंग नंबर्स की बात करें तो देखो प्रॉब्लम क्या है हमें भी पता है सारी। यहाँ पे आ जाते हैं सीधा। इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसलिए हो गई है कि हैबिटेट लॉस लगातार हो रहा है। ठीक है, और एनिमल के प्रेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इनका शिकार ज़्यादा किया जा रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये वैसे बेसिकली रॉडेंट्स, मतलब जो बिल खोद के रहने वाले जो जानवर होते हैं ना, उनके ऊपर ये रिलाई करती थी। ठीक है, चंबल के रेवाइन में भी ये रहा करती थी। ये सारी चीज़ें बताई हुई है। इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में हुआ करती थी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये सारे स्टेट्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी और चीज़ों को आपको देखनी हो तो आप न्यूज़पेपर में एक बार रीडिंग मार देना। काम की चीज़ इतनी ही थी, डिस्कशन यही ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ और कि इंटरनेशनली आपको एक बार देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनली IUCN की लिस्ट में इसको क्या कंसिडर किया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। तो IUCN में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला हुआ है। तो जो हमने देखा ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो कहाँ पे है, इंडिया में है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब लुप्त होने के कगार पर है। तो रिस्टोरेशन के लिए, रिकवरी के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम भी कर रही है। टोटल 22 स्पीसीज़ पे, उनमें से एक है करकेल। ठीक है, तो यही था मेन। और बाकी ये 50 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज में मिलती है, बट इंडिया में एक्सटिंक्शन के कगार पर है। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।